हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर अकाउंट्स अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज करनी है हम लोगों को एक शुरुआत, और बल्कि शुरुआत क्या, एक चैप्टर शुरू करेंगे हम और उसका अंत भी आज ही कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसको बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल मुश्किल बनाए बगैर उसे काफ़ी जल्दी से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से समाप्त कर देंगे हम। तो खैर, एक बार फिर वेलकम बैक ऑन अकाउंट्स अवेलेबल है, जहां हम लोग करते हैं जी आपके सिलेबस की पूरी कवरेज, 100% कवरेज यहीं आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आओ जरा करते हैं शुरुआत। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब से पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की पूरी तरह से कवरेज कर चुके थे, और इवन अकाउंटिंग इक्वेशन भी हम खत्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 अगर नहीं किया है ख़त्म, या ख़त्म करना है या देखना है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कर कर आप लाइन वाइज आप सभी के सभी लेक्चर्स देखते हैं। ठीक है जी। टोटल लेक्चर नंबर 17 है ये। अब से पहले 16 लेक्चर हो चुके हैं, कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। पूरा का पूरा सारी की सारी सिलेबस कवरेज करके देंगे आप लोगों को। तो चलिए खैर, फिलहाल के लिए बातें शुरू करते हैं मेरे बाबू। आओ जरा शुरू करें। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर मेजर कंटेंट तो क्या है, तो कुछ नहीं, बस एक ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नाम की एक चीज़ पढ़नी है आपको, कि कुछ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है और कुछ एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है मेरे बच्चे। तो अकाउंटिंग करने के कुछ बेसिस होते हैं, तरीके होते हैं। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या रियल लाइफ में ये जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, क्या इस तरह से हैं कि ठीक है जी, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार अपना सकते हो कि ठीक है जी, आप एक्रूवल बेसिस के अनुसार अपनी अकाउंटिंग करना चाहते हैं या कैश बेसिस के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करना चाहते हैं? तो क्या रियल लाइफ में ऐसे है? क्या ज़मीनी हकीकत पर ऐसे है असल ज़िंदगी में? तो जवाब है ना मेरे बाबू। तो बेसिकली रियल लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही की जाती है। हाँ, कुछ एक मैटर्स में कैश बेसिस अपना लेते हैं जब ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही होती हैं, सफोस्टिकेटेड कुछ एक सिचुएशंस के अंदर अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने, कि ठीक है जी आप कैश बेसिस अपना लो। यही कारण है कि आपको पढ़ाया तो जा रहा है। बट मान के चलिए, अभी तक की अकाउंटिंग में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब एक्रूवल बेसिस के अनुसार ही पढ़ी हैं। अब आप लोग एक बात बताएं, बताओ मेरे बच्चा, कि अगर हम सामान खरीदते हैं, अगर हम परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो परचेज ऑफ गुड्स इन कैश या परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट। अगर हम कैश में करते हैं तो ऑन द स्पॉट कैश पे कर देते हैं, लेकिन अगर उधार में खरीदते हैं परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट तो ऑन द स्पॉट पैसा तो पे नहीं करते। तो देखो, ये कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन की है तो आप रिकॉर्ड करो। अगर कैश में ट्रांजैक्शन की है तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, कैश में नहीं की ट्रांजैक्शन आपने तो उसे रिकॉर्ड मत करो। कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग का ऐसा कहना है। हालांकि क्या हम ऐसा करते थे? हम कहाँ करते थे ऐसा? हम तो कहते थे कि भाई कैश हो, क्रेडिट हो, ट्रांजैक्शन हुई है, रिकॉर्ड तो जरूर करेंगे। और क्यों करते थे हम ऐसा? बिकॉज वी वर फॉलोइंग एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक ऐसा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जहां पर चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन, वेदर इट्स अ परचेज और सेल्स, चाहे वो कैश में डील हो, चाहे वो क्रेडिट में डील हो, वो हर हालात में रिकॉर्ड होती ही होती है। तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दैट वी आर लर्निंग, तो वो जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, वो एक्रूवल बेसिस ही था, जहां कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों ही तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, जहां हम डेटर क्रेडिटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग तो ये कहता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। ऐसे करते हैं हम ना? ऐसे नहीं करते। तो देखो, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि रियल लाइफ में तो हमारे लिए एक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना कंपलसरी है, आपको करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बहुत कुछ एक सिचुएशंस के अंदर सरकार ने अलाउ किया हुआ है कि ठीक है, आप कैश बेसिस को भी फॉलो कर सकते हो लिमिटेड सिचुएशंस के अंदर। अब वो चीज़ें तो आपको वक्त के साथ बाद में ही पढ़ने को मिलेगी, कब कौन से सिनेरियोज में कैश बेसिस को अलाउ किया हुआ है और ज़्यादातर कौन से सिचुएशन में एक्रूवल बेसिस। बट ऑब्वियसली आप जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा, 5th आप करोगे, 8th आप करोगे, जितने भी आगे की अकाउंटिंग आप पढ़ोगे वो कौन से बेसिस के हिसाब से पढ़ने वाले हो मेरे बच्चे? तो हम पढ़ेंगे एक्रूवल बेसिस के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। एक्रूवल बेसिस बेसिकली कहता है कि भाई अगर आप कैश में डील कर रहे हो, क्रेडिट में डील कर रहे हो, आप तो रिकॉर्ड करो। अब आपने सामान बेचा, अब पैसा नहीं मिला, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इनकम नहीं हुई? भाई पैसा ही तो नहीं मिला, इनकम होने का वादा तो हो चुका है। अगर आपने उधार में सामान बेचा है तो माना पैसा आज नहीं मिला, बट पैसा मिल तो जाएगा ही, आपने एक रेवेन्यू तो जनरेट कर ही लिया है, तो आप उसे इनकम तो मान ही ले। कैश बेसिस कहता है कि नहीं,
पैसा नहीं मिला उसे इनकम मत मानो। ऐसे कैसे भाई, अगर आपने सामान बेच दिया है तो आपने इनकम आने का एक गारंटी तो कर दी है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो एक्रूवल बेस तो कहता है आप उसे इनकम मान सकते हो, और यही वजह है कि जो एक्रूवल बेसिस है भाई प्रॉफिट और लॉस वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से, सही तरीके से पता लगवाता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस पता लगता है हमें इनकम और खर्चों के माध्यम से। जब हम इनकम और खर्चों की लड़ाइयाँ करवाते हैं लड़ाइयाँ ही तो करवाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनकम ज़्यादा होती है तो हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में होते हैं, और अगर कमाई हमारी कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो हम लॉस के सिचुएशन में होते हैं। अब ऑब्वियसली एक्रूवल बेसिस तो सभी तरह की इनकम, सभी तरह के खर्चे रिकॉर्ड करता है, दैट्स वाई एक सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकल के आता है। जबकि कैश बेसिस तो बेसिकली सिर्फ कैश वाली इनकम, कैश वाले खर्चे, यानी ये कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ठीक है ये प्रॉफिट और लॉस निकाल तो लेगा लेकिन सही प्रॉफिट और लॉस नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन की पूरी तरीके से डिस्क्लोजर दे ही नहीं पाता, क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को। अब क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन का क्या, वो तो इसने रिकॉर्ड ही नहीं की। तो कैश बेसिस में अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस निकाला गया तो वो एक झूठा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो एक सच्चा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा मेरे बच्चे। तो ऐसे करके बातें हैं। सबसे पहला जो है वो तो भाई रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये कैश क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो यहां पर अच्छा, सच्चा, बेहतर, सही प्रॉफिट और लॉस निकल के आ पाता है, जबकि यहां पे झूठा, मक्कार, मतलब गलत सही प्रॉफिट एंड लॉस निकल के नहीं आ पाएगा। सीन बना दें इसके चलो क्या, तो वहां पर अच्छा, सच्चा, सही प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा, वहां पर गलत प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा। अगर बात करें कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये क्या है, तो हमने चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल रिसीट, एक होती है रेवेन्यू रिसीट। अब ये जो एक्रूवल बेसिस है ना, ये तो इन बातों को बहुत ध्यान से देखता है, ये तो इन बातों को बहुत ध्यान से देखता है। बेसिकली ये प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ जो रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है उन्हीं को कंसिडर करता है, जो आम तौर पर होने वाली इनकम होती है सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करता है। अगर कोई कैपिटल वाली इनकम हो, कैपिटल रिसीट्स मतलब आपने एसेट बेच दिया, आपने लोन ले लिया, पैसा तो आ रहा है बट ये आपने कमाया नहीं है, तो कैपिटल रिसीट को वो कंसिडर नहीं करता। कौन? एक्रूवल बेसिस। ऐसी एक्सपेंडिचर में भी वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसिडर करता है, ऐसे खर्चे जिनसे शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो, ऐसे खर्चे जो आपके बिजनेस को चलाए रखने के लिए जरूरी हो, तो सिर्फ उन्हें कंसिडर करता है। अब बिल्डिंग का खरीदना, फर्नीचर का खरीदना, ये तो एसेट्स कहलाते हैं, तो उनको वो एक्सपेंस नहीं मानता। यानी कहने को कह सकते हैं कि भाई ये तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन करता है कि कौन से अपने कैपिटल आइटम है और कौन से रेवेन्यू आइटम है, और प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम को ही कंसिडर करता है, जबकि कैपिटल आइटम को तो वो दूसरे डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट नाम का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ट्रांसफर करते हैं। मुद्दे की बात इस चैप्टर के लिहाज से आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि एक्रूवल बेसिस कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में कुछ तो अंतर करता है। ये बातें आज पहली बार नहीं बल्कि आगे बहुत बार हमें और करनी है, पहले भी हमने थोड़ी सी तो की थी, तो जल्दी बाद में भी करेंगे कि ये कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम क्या होते हैं। ठीक है जी, एक बार बातें हमारी चैप्टर नंबर 2 में हुई थी, तो मुद्दे की यहाँ इस चैप्टर के हिसाब से तो जरूरी बातें हैं कि भाई एक्रूवल बेसिस इन दोनों आइटम में अंतर करता है। कैश बेसिस का तो बस एक लेना देना होता है कि पैसा आ रहा है कि नहीं। अगर पैसा आ रहा है, जहां मर्जी से आ रहा हो, मैं तो उसे इनकम मान लूंगा। आपने लोन भी लिया है लोन भी लिया है, लोन लेने से पैसा आता है, तो मैं तो उसे अपनी इनकम मान लूंगा। बताओ ये कैसी इनकम हुई है, ये कैसी इनकम हुई। और अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली है, तो चाहे जो मर्जी भारी भरकम बेनिफिट हो रहा हो आपको, बहुत भारी भरकम खर्चा हो रहा हो आपको, जिसका बेनिफिट बहुत लंबे सालों तक मिलेगा, लेकिन आप उसे करंट ईयर में ही खर्चा मान लेते हैं एज पर द कैश बेसिस, जो ऑब्वियसली एक वाहियात बात है, और यही कारण है कि कैश बेसिस हम फॉलो नहीं करते। तो दिस मेथड डज नॉट मेक ए डिस्टिंक्शन, ये नहीं करता है डिस्टिंक्शन किसी तरीके की, डज नॉट मेक ए डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब कि कोई डिफरेंस क्रिएट करना, तो ये नहीं करता। इसकी दुनिया में है ही नहीं कैपिटल रेवेन्यू नाम की कोई चीज। इसकी दुनिया में तो बस एक ही बात है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो खर्चा, आ रहा है तो इनकम, बस इतनी सी बातें हैं। बट वो ऑब्वियसली फॉलो नहीं किया जाता। लीगल पोजीशन की बात अगर करें तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कानून ने, सरकार ने किसे अलाउ किया हुआ है। अब से पहले कितनी बार बोल दिया हमने कि ये जो एक्रूवल बेसिस है ये सरकार ने अलाउ किया है, तो दिस बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड,
यानी इसे पहचान मिली हुई है एज अकाउंटिंग के तौर पर अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में साफ साफ शब्दों में गवर्नमेंट सरकार ने बोला हुआ है, लिखा हुआ है कि भाई आपको कंपलसरी है कि एक्रूवल बेसिस ही अपनाना है, आप कैश बेसिस ले ही नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर अ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब वो कौन से हैं वो तो आगे जाके कानून में पढ़ना है, आपको लॉ नाम के सब्जेक्ट्स में पढ़ना है। बाकी आमतौर पर दिस मेथड इज नॉट रिकॉग्नाइज, इसको कोई पहचान नहीं दी गई है, इसको कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कंपनीज एक्ट में और ना ही किसी दूसरे कानूनों में एक्सेप्ट फॉर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कौन से वो आपको भविष्य में पढ़ने को मिलेंगे। तो आमतौर पे तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते ही नहीं है और आप लोगों को भी क्लास 11th में बाद में 12th में जो कोई भी आप अकाउंटिंग पढ़ोगे वो एक्रूवल बेसिस की ही पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 4 जिसको कि हमने कहा था कि बस एक क्लास में खत्म कर देंगे, तो देखो मान के चलो बस यही है चैप्टर नंबर 4 में और इसके अलावा कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में सबसे ज़्यादा जो मेन कंटेंट है वो आपका यही है। इसी को ही खा जाना है, घोट के पीना है, ब्रेकफास्ट में खाना है, लंच में, डिनर में डकार मारो, डाइजेस्ट करो बहुत अच्छे तरीके से। तो यही आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। क्या डिफरेंस बिटवीन एक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस, यही क्वेश्चन सीधा आता 4 नंबर में आ जाता है और आपको 4 डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है जी। तो ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा फिर भी स्टिल अब देखो कुछ स्कूल्स के अंदर होता है कि भाई थोड़ा और भी क्वेश्चन दे देते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी होती है, तो उन्हें भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी, कि ये ऐसे कैसे करके हो जाती हैं, है ना, इन्हें भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि कोई अकरम नाम का बिजनेसमैन है, अकरम नाम का बिजनेसमैन है, उसकी आपको क्या निकालनी है, इनकम निकालनी है। इनकम का मतलब कि ठीक है जी ओवरऑल उसे प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ है कितना नहीं, और वो जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो 2 हिस्सों में करनी है। एक बार आप एज्यूम करके चलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक बार आप एज्यूम करके चलो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 हिस्सों में इमेजिन करके चलेंगे। 2 हिस्सों में मतलब एक बार कि सपोज करो हम फॉलो कर रहे हैं कैश बेसिस। अब कैश बेसिस का मतलब हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही कंसीडर करेंगे, क्रेडिट को तो कंसीडर नहीं करना है हम लोगों को। और साथ ही साथ भाई इसे कोई लेना देना नहीं, कैश बेसिस का सीधा रूल है, पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड करो, जा रहा है तो रिकॉर्ड करो, डज नॉट मैटर पैसा कैसा है, कौन से साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है, कब का है, कोई मैटर नहीं करता। एक्रूवल बेसिस कहता है कि ना बहुत मैटर करता है, पैसा सिर्फ करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करूंगा मैं, तो ऐसे करके बातें हैं, ठीक है जी। तो कैश बेसिस तो बहुत आसान है, कर लेंगे हम, दोनों ही आसान है, क्या दिक्कत की बात है। और बाकी फिर से रिपीट करता हूं, देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपकी वो वाली थी जो डिफरेंस की थी, लेकिन ये भी कभी कभी किसी के स्कूल में पूछा गया है, तो क्या पता अगले आप ही हो, है ना, आपके ही स्कूल के अंदर पूछ लिया जाए। तो आओ जरा ध्यान से सुन लेते हैं। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला हुआ है कि अकरम ने ना कैश सेल की है कितने की, 80,000 रुपए की। अकरम बाबू ने कैश सेल कर दी 80,000 की, और साथ में इन्होंने क्रेडिट सेल भी की है कितने की, 50,000 की। अब देखो जब बात आएगी कैश बेसिस की, तो यहां तो मैं सेल सिर्फ कैश वाली ही कंसीडर करूंगा, कौन सी, 80,000 रुपए की, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ जब एक्रूवल बेसिस की बात आएगी तो यहां पर तो मैं सेल्स दोनों वाली कंसीडर करूंगा, जो कैश वाली 80,000 की सेल्स है वो तो कंसीडर करूंगा ही करूंगा, साथ में जो क्रेडिट वाली सेल्स है कितने की, 50,000 की, वो भी कंसीडर करूंगा, क्योंकि एक्रूवल बेसिस ने तो कहा हुआ है, हमें प्यार से बोला हुआ है हमें कि सुधर जाना और दोनों ही सेल को कंसीडर कर लेना है ना। तो एक्रूवल बेस में दोनों कंसीडर करके चलनी है। अब लिखा हुआ है उसके कुछ खर्चे भी हुए हैं, कितने हुए हैं, 50,000 के खर्चे हैं, आउट ऑफ विच 20,000 इज स्टिल अनपेड। तो 50,000 के खर्चे हैं जिसमें से 20,000 स्टिल अनपेड हैं, यानी टोटल 50,000 में से 20,000 तो पे ही नहीं किए, टोटल 50,000 में से 20,000 तो अभी पे ही नहीं किए, तो कितने पे किए, 30,000। तो कैश बेसिस तो सीधी सी एक बात कहेगा कि ठीक है भैया ओवरऑल अपनी इनकम निकालने के लिए आप खर्चों को माइनस कर लो, लेकिन कितना भाई, टोटल 50,000 के खर्चे थे, उसमें से आउट ऑफ विच 20,000 अनपेड हैं, तो कितना पे किया, 30,000, तो सिर्फ 30,000 ही आप अपने खर्चे मानोगे। एक्रूवल बेसिस क्या कहता है, एक्रूवल बेसिस कहता है कि डज नॉट मैटर कि आपने खर्चे पे किए हैं या नहीं पे किए हैं, अगर खर्चे हैं, अगर एक्सपेंस इनकर हुआ है, अगर एक्सपेंस अकर हुआ है, अगर एक्सपेंस का पे करने का वक्त आ गया है, तो आप उसे रिकॉर्ड करो। 50,000 के खर्चे थे, अब हमें नहीं देखना कि हमने पे किया है या नहीं पे किया है, आप तो उसे एक्सपेंस मान के चलोगे, बस इतनी सी बात है, क्या दिक्कत की बात है भाई। कैश बेसिस कहता है कि बस उतना देखो जितना पे किया है, बस उतना देखो जितना पे किया है। एक्रूवल बेस कहता है देखो ही मत कि पे हुआ है या नहीं पे हुआ है, पे हुआ है तब भी खर्चा लेना है, पे नहीं हुआ है तब भी खर्चा लेना है। अगर एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू द करंट ईयर देन उसे हमेशा रिकॉर्ड करना है। तो एक्रूवल बेसिस तो बिना देखे
आंख मूंद कर उसे 50,000 ही कंसिडर करके चलेगा। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो बस यहां से मेरी इनकम कितनी आएगी, यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, कि ओवरऑल हमें कितना फ़ायदा हुआ, तो 50,000 की मेरी इनकम आएगी कैश बेसिस के अंदर। जबकि एक्रूअल बेसिस में मेरी इनकम कितनी आएगी, तो एक्रूअल बेसिस में मेरी इनकम इतनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 80,000 रुपये की। तो ऐसे करके बातें हैं, ठीक है जी। तो एक बात तो ये हो गई थी हमारी कि यहाँ पर सिर्फ कैश लिए, कैश सेल लिया, यहाँ पर दोनों सेल लिए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक्सपेंसेस के केस में कैश बेसिस में हमने जितना पे किया है सिर्फ उतना ही लिया है, एक्रूअल बेसिस में हमने सारा ही ले लिया है करंट ईयर का। करंट ईयर का, ये वाली लैंग्वेज याद रखना, करंट ईयर का, तभी तो अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये एक और आखिरी क्वेश्चन है, कर लेते हैं, ठीक है जी। इससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कहना चाहता है एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस। ये क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया ना, तो दुनिया जहान का कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आप कर ना पाओ इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन कर लिया तो ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया, सब कर जाएंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर आपको इनकम ही निकालनी है, आपको 2 हिस्सों में ही इनकम निकालनी है। तो एक बार फिर वही डबल बाइफर्केशन बना देते हैं। एक तरफ हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, जहां हम कैश बेसिस के हिसाब से काम करके चलेंगे, ठीक है जी, और दूसरी तरफ एक्रूअल बेसिस के हिसाब से काम करके चलेंगे, है ना। ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। चलिए जी, तो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अमित एक कंसल्टेंट है जिसकी कि ड्यूरिंग द ईयर उसने अर्न किया है 5 लाख। हालांकि आगे जाके लिखा हुआ है कि आउट ऑफ विच, यानी 5 लाख अर्न किया है। अर्न करने का मतलब होता है कमा लिया है, मगर अब मिला कितना है वो एक अलग मुद्दा है कि मिला कितना है। तो आउट ऑफ विच 4.5 लाख रुपए ही रिसीव हुए हैं। तो रिसीव कितने हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं, बताओ, सिर्फ 4.5 लाख। तो किसी क्लाइंट का काम वाम कर दिया होगा आपने, कंसल्टेंट हो आप, कंसल्टेंसी दे दी होगी, 5 लाख रुपए मिलने थे, बट उसमें से मिले कितने, सिर्फ 4.5 लाख। तो देखो कैश बेसिस तो बस इतनी बात कहता है कि भैया जो मिला है ना बस वही है कमाई, 4.5 लाख मिला है बस वही है कमाई। लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है कि अरे कहाँ की बातें बताओ भाई, जो नहीं मिला है, अगर 5 में से 4.5 ही मिले हैं, वो 50,000 मिलेंगे तो सही ना, उधार हो गया होगा, आज नहीं तो कल मिलेंगे। तो इनकम तो आप पूरी 5 लाख ही मानो, कैश बेसिस की तरह नहीं कि हाँ जितना मिला है उतने को ही मानोगे। ऐसे कैसे बताओ हैं भाई, जो नहीं मिला है वो भी मिलेगा तो सही, तो मानो आप उसे अपनी इनकम। तो यहाँ 4.5 लाख रुपए की इनकम मानी है, वहाँ 5 लाख रुपए की इनकम मानी है। और जब बात आएगी एक्सपेंस की, तो कितनी अमाउंट की एक्सपेंस की अक्रंस हुई है, तो एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए हैं जिनकी अक्रंस हुई है। आउट ऑफ विच, जिसमें से 30,000 आउटस्टैंडिंग है। तो 1.5 लाख में से 30,000 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, पेंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, नॉट पेड। यानी अगर 1.5 लाख में से 30,000 पे नहीं किए तो कितना पे किया है, बताओ कितना पे किया। 1.5 लाख में से 30,000 पे नहीं किया, 1,50,000 1,50,000 में से 30,000 पे नहीं किया तो कितना पे गया, 1,20,000। तो यहां पर तो ये यही कहेगा कि जो एक्सपेंस है वो आमतौर पर आप सिर्फ 1,20,000 ही कंसिडर करके चलो, क्योंकि जितना पे किया है उतना ही तो लोगे। हाँ, यहां ये कहेगा, क्या कहेगा कि क्या फर्क पड़ता है कि कितना पे हुआ है कितना पे नहीं हुआ, हम तो सारा लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि क्या फर्क पड़ता है कि कितना पे किया कितना नहीं पे किया, जितना एक्सपेंस है 50,000 उतना हमने ले लिया था। ऐसे ही यहां पर क्या फर्क पड़ता है कि आपने 30,000 पे नहीं किया और 1,20,000 पे किया, हम तो टोटल एक्सपेंस ले लेंगे विच इज 1,50,000। ठीक है जी, ऐसे करके। इसके अलावा आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फी ऑफ अ प्रीवियस ईयर। पिछले साल की कोई कंसल्टेंसी फी है 45,000, वो आपको मिली है। अब पिछले साल की कुछ पेंडिंग होगी, कुछ नालायक क्लाइंट होंगे जिन्होंने पिछले साल नहीं पे किया होगा, वो अब करंट ईयर में पे करके चल रहे हैं आपको। ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं 45,000 की। और 10,000 रुपये आप पे कर रहे हो एक्सपेंस फॉर द लास्ट ईयर, यानी कुल मिला के थोड़ा सा डेटा पिछले साल का दिया हुआ है। तो अब आपको प्रिंसिपली ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्या पिछले साल का डेटा मैं अब रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा कि नहीं करूंगा। तो बेसिकली देखो, ये जो अपना एक्रूअल बेसिस है ये कहता है मैं तो सिर्फ करंट ईयर की चीज ही रिकॉर्ड करता हूं, मैं नहीं करूंगा ना नेक्स्ट ईयर की चीज ना प्रीवियस ईयर की चीज। जबकि कैश बेसिस का क्या कहना है कि भैया कैश आ रहा है ना तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगा। अब चाहे वो इस साल का पैसा आ रहा हो, चाहे पिछले साल का कोई पेंडिंग पैसा आ रहा हो, यहाँ तो रिकॉर्ड हो गया होगा, जरूर होगा। और चाहे आप नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में ले रहे हो, तो ये तो करंट ईयर का डेटा भी, नेक्स्ट ईयर का डेटा भी, एनवाई मतलब नेक्स्ट ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर डेटा, नेक्स्ट ईयर डेटा, करंट ईयर डेटा सबको रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये जो ये लाइन लिखी हुई है आखिरी में कि 45,000 पिछले साल का कुछ रिसीव हुआ है,
हैं और 10,000 कुछ पिछले साल का पे किया है, तो क्या ये इसको भी अपनी इनकम और एक्सपेंस मान लेंगे या नहीं? तो बिल्कुल मान लेंगे। तो कायदे से जो हम अपनी इनकम ट्रीट करके चलेंगे, यानी कि जो अपनी सेल्स वगैरह ट्रीट करके चलेंगे, सेल ऑफ अ सर्विस ट्रीट करके चलेंगे, तो उसके अंदर ये 45,000 ये भी हमें ऐड करना चाहिए। तो ठीक है, हम लिख देते हैं कि कंसल्टेंसी फी ये कौन सी है? ये पिछले साल वाली है, ठीक है जी। कितनी है ये? 45,000 की। तो ये भी हम ऐड कर देंगे, पिछले साल वाली। और जो पिछले साल वाले खर्चे हैं, ठीक है जी, एक्सपेंस हैं, वो भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं पी वाई मतलब पिछले साल वाले कितने हैं हमारे 10,000 रुपये के, तो ये हम इनको भी माइनस कर देंगे, ठीक है जी। बस हो गई बात खत्म। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी इनकम निकल के आएगी, यानी कि हमारे प्रॉफिट निकल के आएंगे, तो निकल के आएंगे कितने हमारे भाई कितने हुए हमारे 1,30,000 तो टोटल खर्चे हुए, और 1,30,000 माइनस होंगे तो ये बचेगा मेरा 3,20,000, और 3,20,000 में से 1,20,000 माइनस नहीं 45,000 ऐड होगा। एक मिनट दोबारा से कर लें, ये होगा 1,30,000 तो 3,20,000 तो 3,65,000 आएगा मेरे बच्चा, है ना। और अगर कोई गलती होगी तो बता देना, वैसे तो कैलकुलेशन गलत कर देता हूँ मैं काफ़ी बार, है ना, तो देख लीजिएगा। वैसे तो सही है, अब इंसान है, कैलकुलेटर थोड़ी ना है, ठीक है। कंसेप्ट हमेशा सही होंगे, कैलकुलेशन अक्सर गलत कर देते हैं हम। चलिए खैर, तो सेल्स माइनस एक्सपेंस 5 में से 1.5 लाख, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं करना मतलब वो जो प्रीवियस ईयर का डेटा था 45,000 और 10,000 एक्रूअल बेसिस, तो सीधी बात कहता है मैं एक्रूअल बेसिस शपथ लेता हूं कि ईश्वर को साक्षी मानकर हमेशा करंट ईयर का ही डेटा रिकॉर्ड करूंगा, जिंदगी में कभी प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं रिकॉर्ड करूंगा, जिंदगी में कभी नेक्स्ट ईयर का डेटा नहीं रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं एक्रूअल बेसिस ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं हमेशा करंट ईयर का डेटा रिकॉर्ड करूंगा मेरे बाबू। चलो खैर, तो इसी के साथ में यहां हमने प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं किया और सिंपली 3.5 लाख रुपए की मेरी इनकम आ गई और बात हमारी समाप्त हो गई। तो एक बार फिर सिर्फ और सिर्फ यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिलेवेंट बात है, ठीक है जी। बाकी की बातें हमने कर जरूर ली हैं, क्योंकि क्या पता अगली बारी आप ही की हो क्या पता आपके ही एग्जाम में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएं। तो अगर आ भी जाएं तो ज्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं, ठीक है जी, तो कर लेंगे हम लोग। तो डन। इसी के साथ में हमारी एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, ये जो चैप्टर नंबर 4 था, छोटा सा प्यारा सा, एक क्लास में शुरू हुआ और एक ही क्लास में खत्म हुआ। तो पूरी बातें खत्म हो चुकी हैं हमारी चैप्टर नंबर 4 में। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा क्रक्स यही है आपका। बाकी के चैप्टर्स पे ध्यान दे, बाकी के चैप्टर बड़े हैं। क्या सारे चैप्टर बड़े हैं? तो चैप्टर नंबर 4 की हमारी बातें इसी के साथ पूरी तरीके से खत्म हुई। चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली अगली बारी चैप्टर नंबर 6 की होने वाली है। तो चलिए खैर, फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म होती है। तो जैसे ही कहते हैं अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एट अवेलेबल है, और प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे। तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टाटा।